Mechanism of enzyme action. The catalytic efficiency of enzyme is explained by two perspectives. यानी कि एंजाइम की जो कैटेलिटिक एफिशिएंसी है उसको हम दो पर्सपेक्टिव्स यानी दो बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्टली थर्मोडायनेमिक चेंजेस पे एंड सेकेंडली कि एक्टिव साइट्स पे क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं उसके बेसिस पे. तो पहले हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक चेंजेस क्या हैं. जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनका कुछ ना कुछ एनर्जी बैरियर होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में. यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर है जिसको रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना पड़ता है टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. अब जो डिफरेंस है ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट में उसको हम एक्टिवेशन बैरियर बोलते हैं. जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का डायग्राम है. अगर हम इसमें देखते हैं कि जो अनकेटेलाइज्ड रिएक्शन है यानी कि विदाउट एंजाइम जो रिएक्शन है उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हायर एनर्जी पे है. यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो है वो हायर है. ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए. लेकिन जब ये कैटेलाइज्ड हो गई रिएक्शन यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी लोअर है. यानी कि नाउ रिएक्टेंट्स नीड लेसर एनर्जी टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. So only a few substances cross the activation barrier and change into products. कुछ ही substances जो हैं वो इस activation barrier को क्रॉस कर पाते हैं और प्रोडक्ट्स में चेंज हो पाते हैं. यही कारण है कि जो अनकेटेलाइज्ड रिएक्शंस हैं यानी विदाउट एंजाइम जो रिएक्शन हो रही हैं वो स्लोअर होती हैं. लेकिन एंजाइम अब क्या करेगा. एंजाइम एक अल्टरनेट पाथवे दे देगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए. उस अल्टरनेट पाथवे का प्लस पॉइंट क्या है उसकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी वो लोअर होगी. तो रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी और जल्दी जल्दी जो है ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे फ्रॉम रिएक्टेंट्स. इसलिए रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो सेम रहेगी क्योंकि इस एंजाइम ने ना तो रिएक्टेंट्स के साथ कोई रिएक्शन की और ना ही प्रोडक्ट्स के साथ कोई रिएक्शन की. यानी कि ये जैसे उस रिएक्शन में गया था इन द सेम वे comes outside the reaction, no disturbing the equilibrium. It means कि total energy of the system remains same and equilibrium state is not disturbed. सिमिलरली वही जो ऊपर दिखाया था वही ये नीचे दिखा रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का ओवरव्यू क्या है चेंजेस का. यहाँ इसने बताया कि अगर हमें लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करना है और अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम्स हो रही है तो इसके लिए क्या हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी चाहिए हमें. तो जो है एनर्जी बैरियर काफ़ी ऊंचा है तो हर एक रिएक्टेंट जो है सबस्ट्रेट जो है वो इसको पास आउट नहीं कर पाएगा. तो प्रोडक्ट जो है वो लेसर अमाउंट में या स्लोअर रेट में बनेंगे. लेकिन जब ये विद एंजाइम हो रहा है तो ये काफ़ी लोअर हो गया एनर्जी बैरियर. एनर्जी बैरियर लो होने का क्या फ़ायदा है. अब जो है एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए. तो नाउ द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ हायर रेट. अब प्रोसेस एक्टिव साइट्स. अब एक्टिव साइट्स पे क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं वो. फर्स्टली कोवलेंट कैटालिसिस है, एसिड बेसिस कैटालिसिस होती है, कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी एंड कैटालिसिस बाय स्ट्रेन. अब कोवलेंट कैटालिसिस क्या है. एंजाइम फॉर्म कोवलेंट लिंकेजेस विद सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी. यानी कि एंजाइम्स जो हैं उन्होंने सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट लिंकेजेस यानी कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो है लिंकेज बना ली और एक इंटरमीडिएट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया. इस कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या है. इसकी लो एक्टिवेशन एनर्जी है. तो लो एक्टिवेशन एनर्जी अभी ऊपर देखा ही हमने जैसे कि फ़ायदा होता है लो एक्टिवेशन एनर्जी जो है अगर है तो जो है रिएक्टेंट्स जो है फास्टर रेट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे. और अब जो ये एंजाइम है इसने जो विद डायग्राम शो किया है कि इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है. पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो मिडिल में हमने दिखाया है. उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स भी रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट्स भी हमें मिल गया और एंजाइम जो है अनअल्टर्ड हो गया. यानी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद विदाउट एनी चेंज हमें एंजाइम वैसे का वैसा वापस मिल रहा है. इसके बाद है एसिड बेस कैटालिसिस मोस्टली अंडरटेकन बाय ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स. यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ फॉर्मिंग एंजाइम्स. मोस्टली एक्टिव साइट्स पे क्या होता है हिस्टिडाइन प्रेजेंट होता है. और हिस्टिडाइन क्या है ये प्रोटॉन डोनर की तरह भी एक्ट करता है और एक्सेप्टर की तरह भी. यानी ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है. इसके बाद है कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी. इन दिस कैटालिसिस मॉलिक्यूल्स मस्ट कम इन बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस. यानी कि जो इस कैटालिसिस में है मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएंगे लेकिन वो इस तरीके से बनाएंगे कि वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहें. इसलिए जब एंजाइम बाइंड होगा तो कोई ना कोई एक्टिव साइट पे ऐसा रीजन होगा जहाँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी हाई होगी. यानी कि जहाँ सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे. अब इस जगह पे जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक आइडियल पोजीशन में ओरिएंट कर लेंगे कि एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करे वो.
तो इसने वही बताया कि इस कैटालिसिस में जो है प्रोक्सिमिटी यानी उनकी पोजीशन, उनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो है कैटालिसिस डिपेंड कर रही है, वो अपने आप को कैसे ओरिएंट करते हैं, कैसे एक आइडियल पोजीशन में लेके आते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। फिर है कैटालिसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन। इसमें क्या है, मोस्टली अंडरटेकन बाय लाइजेज। जितने भी लाइजेज एंजाइम है मोस्टली उनकी हेल्प से जो है बॉन्ड स्ट्रेन कैटालिसिस होती है। दी एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग रीओरिएंटेशन, the enzyme substrate binding causes reorientation of the structure of the site due to in a strain condition। यानी कि किसी भी strain condition में अगर आती है तो enzyme substrate की binding जो है वो reorientation cause कर देगी। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिक्वायर तो है ही, लेकिन ये अनस्टेबल है और ये इवेंचुअली ब्रोक हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेन है, स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी और अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है इवेंचुअली ये ब्रोकन हो जाएगी यानी ब्रोक हो जाएगी। इसलिए जो है सबस्ट्रेट जो है वो टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। इसके बाद आती है लोक एंड की मॉडल। लोक एंड की मॉडल प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन 1894। ये हाइपोथेसिस है, ये क्या बताती है, हाइपोथेसिस ये एज्यूम करती है कि एक्टिव साइट्स जो हैं वो एक रिजिड शेप में है, यानी कि ना तो रिएक्शन के पहले और ना ही रिएक्शन के बाद जो है वो अपनी शेप में कोई भी चेंज लाती हैं, एक पर्टिकुलर रिजिड शेप है उनकी। इसके बाद आती है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस मोस्टली रिसेंट स्टडीज़ में हमें पता चलता है कि मोस्टली जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ही इन्वॉल्व होता है। दिस इज प्रपोज्ड बाय डेनियल कोशलैंड इन 1958। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है कोई भी एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट के एक्सपोजर में आता है तो उसमें जो है चेंजेस होते हैं। विद चेंज इन एंजाइम जो है एक्टिव साइट की शेप में चेंजेस आते हैं। तो ये मॉडल हमें बताता है कि जो भी एक्टिव साइट है किसी भी एंजाइम की, दैट चेंजेस शेप अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट। यानी कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अगर सबस्ट्रेट हम चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव साइट जो है अपनी शेप जो है सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में चेंज करती रहती है। हालांकि लोक एंड की मॉडल हमें बता रहा है कि एक्टिव साइट की शेप रिजिड है और इंड्यूस्ड फिट हमें बताता है कि ये शेप जो है कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट। इसने यही बताया डायग्राम में भी कि सबस्ट्रेट अगर ऐसा है तो एक्टिव साइट की जो शेप है वो विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट बन जाती है। इसके बाद है एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें बताती है कि एंजाइम कैटालाइज्ड जो रिएक्शंस हैं उनके रेट के बारे में हमें जो ब्रांच बताती है वो एंजाइम काइनेटिक्स है। ये हमें बताती है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस चाहिए या किस ऑर्डर में हमें रिएक्शन चाहिए कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दें। इसकी स्टडी से हमें अब क्या क्या पता चलता है, ये हमें किसी भी एंजाइम का मैकेनिज्म बता सकती है कि कैटालिटिक मैकेनिज्म क्या है, वो किस प्रोसेस के थ्रू वो एक्ट कर रहा है, उसका रोल क्या है मेटाबॉलिज्म में, उसकी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है, या फिर कोई भी ड्रग है या एगोनिस्ट है वो किस तरीके से किसी भी एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है। इसके बाद है रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर डिपेंडेंस ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए जरूरी है, यानी किसी भी रिएक्शन को अगर ओकर होना है तो जो लिस्ट एनर्जी उसे चाहिए दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है और कुछ इस तरीके से एक्ट करता है कि वो उसकी जो रूट है रिएक्शन की उसको चेंज कर देता है। विद द चेंजिंग रूट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। अब जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जो कि इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और जिनके पास यानी कि सफिशिएंट एनर्जी है उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए और प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। इसका एग्जांपल है जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हम लेते हैं वो कैटलाइज कर देता है हाइड्रेशन को विद 10⁻⁶ CO2 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, जो कि 10⁻⁷ टाइम्स फास्टर है। अगर हम जो है इसको विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कर रहे हैं, अगर स्पॉन्टेनियस हाइड्रेशन हम चलने दें कि नॉर्मल कोई हाइड्रेशन हो रही है विदाउट एनी एंजाइम, वो जो हाइड्रेशन होगी वो उससे जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में होने वाली हाइड्रेशन 10⁻⁷ टाइम्स फास्टर होगी। सेम थिंग इज शोन इन द डायग्राम कि इनिशियल एनर्जी जो है स्टेट सबस्ट्रेट्स के लिए रखी है, इसके बाद जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वो एनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो जो है वो कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो फाइनल एनर्जी जो है प्रोडक्ट्स की ये है, तो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है उसमें जो है रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे जो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। काइनेटिक्स क्या है, एंजाइम कैटालिसिस क्या है, इट इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। किसी भी रिएक्शन के रेट में जो इंक्रीज होता है एंजाइम की हेल्प से उसको हम एंजाइम कैटालिसिस बोलते हैं। जो कैटालिसिस है एंजाइम की ये प्रोसीड करती है एक यूनिक मैकेनिज्म से जो टिपिकली जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के थ्रू होता है। कोवेलेंट बॉन्ड से ट्रांजिशन स्टेट बनती है,
इस प्रोसेस में जो है ट्रांजिशन या कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस की प्रोसेस में एंजाइम जो है वो हमेशा अनचेंज्ड एमर्ज होगा। जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो अनएल्टर्ड और अनचेंज्ड एंजाइम जो है हमें मिलेगा, यानी एंजाइम के स्ट्रक्चर पे या रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी एंजाइम का। इसके बाद वो फैक्टर्स क्या हैं जो किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे, यानी जो रेट है, स्पीड है किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्टली टेम्परेचर, सेकंड इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच, एंड थर्ड वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। विद इंक्रीजिंग मूवमेंट वी कैन से काइनेटिक एनर्जी जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो रही है। तो विद इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि उसका मैक्सिमम वर्क, यानी मोस्ट एफिशिएंट वो जिस टेम्परेचर पर काम करेगा उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर या मोस्टली जो स्टेबल टेम्परेचर है वो 35 to 45 डिग्री सेल्सियस है। फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? ये वो कोफिशिएंट है जिस रेट से कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज होगी अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई भी प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स फास्टर हो रही है, यानी द हाउ मेनी टाइम थिंग्स, दिस इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे कि मोस्टली टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 होता है। इट मीन्स कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट जो है वो डबल हो गया। तो जो ये डबल है यानी 2 टाइम्स है, दिस 2 इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट। हालांकि एक हीट एनर्जी जब जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो एनर्जी बैरियर को एक्सीड तो करती ही है, और जिससे रिजल्ट जो है विच रिजल्ट्स इन द डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम टूट जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो अब डायग्राम में भी इसने यही बताया है कि कम है यानी लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस है तो इनएक्टिव है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, लेकिन 5 to 40 की रेंज में जो है एंजाइम की एक्टिविटी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन जब 40 डिग्री सेल्सियस है उसके बाद जो है टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम्स होगी। तो एंजाइम डीनेचर हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन वंस अगेन गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ पीएच। अब पीएच का इफेक्ट क्या है? रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पीएच, यानी जिसने भी मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस है उनका रेट जो है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस डिपेंड ऑन पीएच। ज़्यादातर एंजाइम्स का ऑप्टिमल एक्टिविटी यानी कि मैक्सिमम एक्टिविटी जो शो करते हैं वो पीएच 5 to 9 के बीच में जो है वो शो करते हैं। हाई और लो पीएच वैल्यू then optimum value will cause ionization of enzyme which result in denaturation of enzyme। अगर जो pH वैल्यू है इस ऑप्टिमम वैल्यू से कम या ज़्यादा भी होगी तो उससे क्या हो जाएगी, एंजाइम आयंस में चेंज हो जाएंगे, उनकी आयनाइजेशन हो जाएगी और जो रिजल्ट हो जाएगी डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स में, यानी कि मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो ऑप्टिमम pH पे ही शो हो रही है। इसके बाद है pH affects the formation of hydrogen bonds and sulfur bridges in proteins and so affects shape। अब इसने पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड आर्गिनेज का दिखाया है। हर एक प्रोटीन की जो है अलग एक्टिविटी है, यानी कि विद इंक्रीजिंग पीएच किसी की ऑप्टिमल एक्टिविटी अलग पीएच पर हाईएस्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन सबका पेप्सिन की पीक जो है वो अलग पीएच पे है, ट्रिप्सिन की पीक जो है वो डिफरेंट पीएच पे है, आर्गिनेज की डिफरेंट पीएच पे है, यानी हर एंजाइम का पीएच या ऑप्टिमम पीएच जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद है मिकेलिस मेंटन मॉडल एंड इफेक्ट्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब मिकेलिस मेंटन मॉडल क्या है? According to this model, the enzyme reversibly combines with substrate to form an ES complex that subsequently yields product regenerating the free enzyme। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, और उसके बाद जो ES कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद जो है फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। हेयर S इज द सबस्ट्रेट, E इज द एंजाइम, ES इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, P इज द प्रोडक्ट, K1 एंड K2 आर द रेट कॉन्स्टेंट्स। इसने यही बताया एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इस कॉम्प्लेक्स से जो है फाइनली हमें एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके बाद है मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। इट इज़ एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स हाउ रिएक्शन वेलोसिटी वेरीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन हमें बताती है कि किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से वेरी या चेंज करती है। तो वी नोट जो है वो इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
कि हेयर इज मिchaelis कांस्टेंट। तो इज द इक्वेशन दैट इज द मिchaelis-Menten इक्वेशन, नथिंग मोर पर्टिकुलर इन दिस। एजम्पशंस फॉर मिchaelis-Menten इक्वेशन, अब हम कुछ एजम्पशंस बनाते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए कि क्योंकि आइडियल एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो हम एजम्पशंस क्या बना रहे हैं इस इक्वेशन के लिए। जो रिलेटिव कंसंट्रेशन लेते हैं हम ई एन एस की, हम स्टेडी स्टेट एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही है, द स्टेट इज कंसिडर्ड स्टेडी, और इनिशियल वेलोसिटी को जो है हम एज्यूम करते हैं। इसके बाद इसने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताया है कि क्या है। फर्स्ट डायग्राम में इसने बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और सबस्ट्रेट जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, क्योंकि एंजाइम के पास सफिशिएंट सबस्ट्रेट है, कोई कमी थोड़ी ना सबस्ट्रेट की। वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता रहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाता रहेगा और प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद एंजाइम कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट। लेकिन सेकंड डायग्राम में वो क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लेकिन कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन है, यानी एंजाइम कंसंट्रेशन हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन है। तो शुरुआत में क्या हुआ, रेट जो है इंक्रीज हो रहा है सब विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि मान लो थोड़े से एंजाइम है हमारे पास, उसके बाद हम सबस्ट्रेट भी है जो एक लिमिटेड मतलब सबस्ट्रेट हम डालते जा रहे हैं, तो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से जुड़ते रहेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बनते रहेंगे, प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि लिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन है, तो जब कॉम्प्लेक्सेस बन चुके होंगे तो अब सबस्ट्रेट कितना ही डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे। इट कम्स ऑन अ न्यूट्रल लेवल, कि अब एंजाइम है ही नहीं उसके पास जुड़ने के लिए। तो जो इसने वही बताया कि इनिशियली तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, एंजाइम के साथ उसके कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे रेट अप्रोच मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि उसके पास जितनी एंजाइम कंसंट्रेशन है वही मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाएगा, तो अब और क्या इंक्रीज होगा ही नहीं आगे। तो इसने वही बोला है दैट कम्स टू द न्यूट्रल लेवल, उसके बाद वो बंद इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। इसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसने इनिशियल रिएक्शन रेट बताया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताई है, उसका ग्राफ बताया है कि वही एसिम्पटोट होता है कि जैसे जैसे सब पहले बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, उसके बाद जो है न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया, जब वो वी मैक्स पे पहुंच गया है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है अब यहाँ वी मैक्स है। वी मैक्स मतलब इसके ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता अब, क्योंकि अब उसके पास और एंजाइम है ही नहीं सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए।